गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज फिर से मैं आया हूँ आपके सामने फिजिक्स का वही चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में जैसा कि बिगिनर बॉक्स सेकंड आपके लिए होमवर्क था, उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी तो आप उसको नोट करके रख लीजिए। जैसा ही सेशन चालू होगा या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर ये क्वेश्चंस हमको नहीं जम रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर बॉक्स थर्ड के रिलेटेड थ्योरी। और भाई थ्योरी का नाम है यहाँ पे एम्पियर लॉ। क्या है बच्चा यहाँ पे? एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ अपने को यहाँ पे पढ़ना है। एक चीज दिमाग में डाल दो कि ये जो एम्पियर लॉ है इट इज लाइक ए गॉस थ्योरम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में जैसे कि गॉस थ्योरम था, कुछ वैसा ही थ्योरम यहाँ पे एम्पियर लॉ अपने को यहाँ पे देखना है। इस प्रकार से यहाँ पे एम्पियर लॉ रहेगा, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग नजर डाल देते हैं। होता क्या है, मान के चलिए अपने पास में वैरायटी ऑफ करंट है, यानी करंट है 2 4 2 4 5 6 8 10 इतने सारे करंट्स है। अब देखिए क्या है, अब यार करंट जैसे अभी ये रॉड है, यहां से अंदर करंट जा रहा है ना। अब करंट अंदर जा रहा है, एक्चुअली ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पर करंट अंदर जा रहा है तो उसको मैं दिखा सकता हूं क्रॉस। मैंने पहले ही कहा है कि ये फील्ड का डायरेक्शन होता है, लेकिन मजबूरी है ना भाई, क्या करे, करंट के लिए कोई रूल अपने पास में नहीं है, तो जो फील्ड का रूल होता है वैसा ही रूल हम लोग यहां पे बना रहे हैं। करंट अंदर जा रहा तो क्रॉस है, बाहर आ रहा है तो डॉट है। तो इस प्रकार से मान के चलिए मेरे पास में एक एरिया है, मेरे पास में एक क्लोज एरिया है, एक क्लोज सरफेस है। उस क्लोज सरफेस में कुछ करंट अंदर जा रहे हैं तो कुछ करंट बाहर आ रहे हैं। जैसे I1 नाम का करंट अंदर जा रहा है, I2 नाम का करंट बाहर आ रहा है, I3 नाम का करंट फिर से अंदर जा रहा है। भाई कुछ बाहर भी करंट दिख रहे हैं, I4 नाम इसका है, यहां पे एक करंट है जिसका नाम I5 है। तो इस प्रकार से मेरे पास में करंट है। फंडा समझ में आया किस प्रकार से है? जैसे अपने पास में ये टॉप व्यू है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा दिख रहा है, यानी कोई करंट जा रहा, कोई करंट बाहर आ रहा है। तो इस तरह से मेरे पास में करंट है। अब बच्चा ये हो गया क्लोज सरफेस। क्या हो गया ये? क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस को भी एम्पेरियन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्पेरियन। क्यों बोलेंगे रे बच्चा एम्पेरियन? क्योंकि यार एम्पियर ने डिस्कवर किया है, एम्पियर ने सोचा है इस लॉ के बारे में, इसीलिए उस लॉ को या उस लूप को एम्पिरियन लूप कहा जाता है। तो एम्पिरियन लूप ऐसा लूप है जहां पे हम एम्पियर लॉ को पढ़ने वाले हैं। एम्पेरियन लूप ऐसा लूप है जिसे हम एम्पियर लॉ को पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे बात चल रही है, इतने सारे करंट है, कुछ करंट अंदर जा रहे हैं तो कुछ करंट बाहर जा रहे हैं। तो एम्पियर ने इसके बारे में क्या बोला है? एम्पियर ने इसके बारे में बोला है द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ। अब इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइन करना। क्यों कंबाइन? अब देखिए बच्चा क्या होने वाला है, जितने करंट रहेंगे हर एक करंट अपने खुद की फील्ड डेवलप करेगा। अरे क्या होता है वो स्टेट के मुताबिक, जब कोई रॉड से करंट गया तो बाहर फील्ड मिली, ये एक रॉड है फील्ड मिली, ये दूसरा रॉड है करंट नीचे जा रहा फील्ड मिली, ये तीसरा रॉड है करंट ऊपर जा रहा फील्ड मिली। अरे भाई जितने रॉड है जैसा करंट जा रहा है वैसी वहां पे फील्ड डेवलप हो रही है, यानी हर एक करंट कैरिंग रॉड फील्ड को डेवलप करता है। ऐसा हमने पहले ही पढ़े थे, जैसा कि ओर्स्टेड ने बताया था। यहां पे बात चल रही है एम्पियर लॉ की। एम्पियर लॉ के मुताबिक यहां पे इतने सारे करंट है, अब इतने सारे करंट है तो भाई उतनी ही फील्ड मिलेंगी। हर एक करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, तो सभी फील्ड को कंबाइन करना जरूरी है। जो भी फील्ड रहेंगी सभी को ऐसा कंबाइन करना जरूरी है, और कंबाइन करने के लिए मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the close path। कहां पे, कौन से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे? सिर्फ ये क्लोज पाथ वाली। सो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the close path, ये भी डीएल वेक्टर, which is equals to absolute permeability times, which is equals to absolute permeability times summation of current through the closed path। ये हो गया आपका स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट समझा? इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू 0 I। अब यहां पे करंट बहुत सारे हैं, इससे समेशन किया मैंने। अब ये कौन से करंट लेना है? समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू वेयर, क्या होगा बच्चा? समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू सिर्फ I1, I2 और I3, I4, I5 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो अपनी रेंज के बाहर है, अपने क्लोज एरिया के बाहर है, अपने एम्पीरियन लूप के बाहर है। तो लूप के अंदर वाले करंट लूंगा मैं, कौन कौन से है? 1 2 3। अब इसमें भी जो अंदर जा रहा उसको मैं अगर प्लस लेता हूं तो जो बाहर आ रहा है उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका समेशन ऑफ आई हो गया। फंडा समझा? तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL, कौन सी फील्ड, कहां पे फील्ड? क्लोज लूप की फील्ड। क्लोज लूप की फील्ड लेना है और उसमें भी कौन सा करंट लेना है? क्लोज लूप वाला करंट ही लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एकदम आसान काम है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। चलो बच्चा, इसी के बेसिस पे अब हमें डेरिवेशन बनाते हैं, और डेरिवेशन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि वो आपने पढ़े हैं बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से। आज मैं उसका आंसर निकालने वाला हूं एम्पियर लॉ के हिसाब से। तो अपना डेरिवेशन है, चलो यहां पे बना लेता मैं। अपना डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying conductor, magnetic field due to current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये सवाल है। आंसर आपको पता है, दोनों साइड से इनफाइनाइट हो तो आंसर म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर होता है मेरे बच्चा, जिसका बेसिक फार्मूला म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। स्ट्रेट रॉड के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए देखो किस तरह से बनाते हैं। भाई एक ही करंट है जिसका नाम है I। अरे यार, एक ही करंट है जिसका नाम है I। जब यहां से करंट जाएगा तो इस तरह से यहां पे फील्ड डेवलप होंगी। एक क्लोज लूप में यहां पे लेता हूं, क्या लेता हूं? क्लोज लूप में यहां पे लेता हूं। ये बन गया आपका एम्पेरियन लूप। क्या बना ये? एम्पेरियन लूप। अब बेटा ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका DL, छोटा सेगमेंट। अब बेटा छोटा सेगमेंट DL और ये B क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड? इंटीग्रेशन ऑफ BDL यानी इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा। थीटा माने थीटा एंगल बिटवीन B एंड DL। किसके बीच का एंगल? B और DL के बीच का। DL छोटा टुकड़ा और फील्ड ऐसी। अब बेटा ये DL है, ये फील्ड है। एंगल कितना? 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 होता है 1। सो थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, cos 0 हो गया 1, वैल्यू रिप्लेस कर दिया मैंने। तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL मेरे पास में आया है B इंटू DL इंटू 1। कांस्टेंट को निकाल दो बाहर। B निकला है बाहर क्योंकि B है मैग्नेटिक फील्ड। तो B निकला बाहर क्योंकि B है मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन में बचा है यहां पे DL। तो B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ DL यानी क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ DL यानी होने वाला है टोटल फील्ड, ऐसी यानी टोटल लेंथ। अब इसका रेडियस अगर लूप का मैं R लेता हूं, क्या लेता मैं रेडियस अगर R, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? तो पूरा लेंथ हो जाएगा सरकमफरेंस के बराबर यानी 2 पाई R। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R। बट एम्पियर लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ BDL माने म्यू 0 I होता है। एक करंट है ना यार, समेशन करने की क्या जरूरत है जब एक ही करंट हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू क्या हुआ? म्यू 0 I। ये इसकी वैल्यू हो गई B
इंटू 2πr, ये हो गया म्यू 0i, तो b इज इक्वल्स टू आया है म्यू 0i अपॉन 2πr। क्या आया? b इज इक्वल्स टू म्यू 0i अपॉन 2πr। यही आया था हमारा फाइनल आंसर। इसके पहले जो हमने बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से देखे हैं वही अपने को मिला है एम्पियर लॉ के हिसाब से। इस तरह से आपको डेरिवेशन बनाना है। एम्पियर लॉ की कोई भी डेरिवेशन निकालने का फंडा यही है, प्रोसीजर यही है। यही प्रोसीजर का इस्तेमाल करके आप कोई भी डेरिवेशन बना सकते हो, कोई भी आंसर निकाल सकते हो। जल्द से जल्द इसको नोट कर लो ताकि हम इसकी नेक्स्ट कुछ कंडीशन की तरफ देख लें। चलो हो गया है लिख के, आगे बढ़ते हैं हम। कंडीशन भी बहुत आसान है। तो जैसा गॉस थ्योरम में कंडीशन थी, याद है आपको? गॉस थ्योरम में कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड, ऑन दी सरफेस, इनसाइड, सेंटर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा कुछ था ना। तो यहां पर वैसे इसके दो एप्लीकेशन है। टाइटल है अपना एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ के यूज, पहला है सॉलिड सिलेंडर। कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर। एक चीज यहां पे याद रखनी है, एम्पियर लॉ में बच्चा करंट जाना चाहिए। करंट जाएगा तो ही आंसर मिलेगा, तो करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पे होता है। सॉलिड सिलेंडर में करंट जब जाता है तो कैसी उसकी हालत होती है, हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सिलेंडर है मेरे पास में, देखो ये प्रकार से एक सिलेंडर, ठीक है। वो सिलेंडर कैसा है? सॉलिड है। ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस। क्या हो गया? सिलेंडर का एक्सिस हो गया। उसके बाद में ये हो गया सिलेंडर का रेडियस। क्या हो गया? सिलेंडर का रेडियस हो गया। अब सॉलिड सिलेंडर से करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है? आई। जैसे ये देखो सिलेंडर, ये पूरे सिलेंडर से करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है? ऐसा आई करंट जा रहा है। सो आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सिलेंडर। सिलेंडर से पूरा जो करंट है वो कितना है? तो पूरा करंट आए जा रहा है। सिलेंडर से जो पूरा करंट है वो कंप्लीट, मतलब एक कोने से नहीं है, ऐसा पूरा यूनिफॉर्म करंट जा रहा है। ऐसा यूनिफॉर्म, इधर से इधर से इधर से पूरा एक जैसा, और पूरा मिला के आए जा रहा है। सिलेंडर से पूरा करंट मिला के कितना जा रहा है? तो आए जा रहा है। आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर। आई क्या है? पूरा का पूरा करंट जो कि सिलेंडर से जा रहा है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर। अब देखो, अब यार जब आई करंट जा रहा है तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया मींस करंट कितने एरिया को क्रॉस करता है। करंट आगे बढ़ते समय कितने एरिया को क्रॉस करता है उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट आगे बढ़ते समय ये जितना ब्लैक दिख रहा है ना, इतनी एक रिंग को क्रॉस करते करते ऊपर ऊपर जा रहा है ऐसा। यानी कितना एरिया? इतना एरिया को क्रॉस करते हुए आगे जा रहा है। इतना एरिया को क्रॉस करके आगे जा रहा है, इतना एरिया। यानी ये एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। सो दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर थ्रू द क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। या अपन बोल सकते हैं फ्रॉम क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर करंट फ्लोइंग इज आई। पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है? तो भाई पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रहा है। जो पूरा क्रॉस सेक्शन है ना, वो पूरे क्रॉस सेक्शन की अगर बात चल रही है तो पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रहा है। चलो अभी देख लो यहां पे पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से यहां पे आई करंट जा रहा है। तो यार मान के चलो एक पी पॉइंट है जो अंदर है, जहां पे मुझे फील्ड को निकालना है। एक पी पॉइंट है जो अंदर है, जहां पे मुझे फील्ड को निकालना है, जो कि एक्सिस से स्मॉल आर दूर है। जो कि एक्सिस से कितना दूर है? स्मॉल आर दूर है। पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी बी
any point at which we have to find मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालनी है हमें? मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। अरे किसे निकालना है रे? मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, और वो भी कितना दूर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम एक्सिस। कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। कहां से? तो एक्सिस पे। चलो ठीक है, तो अभी ये r डिस्टेंस वाला एक एरिया बनेगा, ऐसा ये बना r डिस्टेंस वाला एरिया। तो r डिस्टेंस वाले एरिया से कितना करंट जा रहा है? देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर से, छोटे वाले एरिया से। जो छोटा वाला एरिया है ना, जिसका डिस्टेंस r था, r डिस्टेंस दूर था, वो एरिया बनाया, वहां से कितना करंट जा रहा? बेटा पाई आर स्क्वायर में से आ गया। पाई आर स्क्वायर में से कितना गया? पाई आर स्क्वायर में से आ गया। तो ये पाई आर स्क्वायर में से कितना? पाई पाई कैंसल। इस करंट को मैंने आई डैश नाम दे दिया। तो आई डैश इज इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया जनरल करंट, है ना। यानी कोई भी डिस्टेंस पे अंदर अगर कोई पॉइंट है ना, अंदर अगर कोई पॉइंट है तो अंदर वाले पॉइंट पे इतना करंट वहां से फ्लो होने वाला है। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे इतना करंट जब यहां पे जा रहा है, तो नेक्स्ट बात चल रही है अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला? फिर से डायरेक्ट बना लूं क्या? मैं बना लेते डायरेक्ट। चलो ठीक है, बना लेते डायरेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ BdL इज इक्वल्स टू म्यू 0 I, अरे एम्पियर लॉ है ना, B निकला बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू 0 I। अब स्मॉल सेगमेंट के लिए, ठीक है ना, एट पॉइंट P के लिए B इंटू DL क्या लेंगे? छोटा सा एरिया, यानी 2 पाई r विच इज इक्वल्स टू म्यू 0। करंट कितना लेंगे? I डैश। अरे ये एरिया, ये वाला करंट लेंगे ना, I डैश, यानी B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई r इंटू I डैश की वैल्यू है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक r कट गया। B इज इक्वल्स टू बचा है म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन, सॉरी म्यू 0 I r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला है म्यू 0 I r अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। चलो यहां पे लिख लेते हम, शायद से आपको विजिबल नहीं होगा, ऊपर लिख लेते B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I r अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मिली है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहां पे? तो P पॉइंट पे, यानी P पॉइंट कहां पे था? तो P पॉइंट था जनरल बीच में। अगर एक्सिस पे P पॉइंट है तो एट एक्सिस बेटा R इज इक्वल्स टू रे 0। एक्सिस पे R इज इक्वल्स टू 0, तो B इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद एट सरफेस पे पॉइंट है तो क्या होगा? सरफेस पे पॉइंट है तो R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। और सरफेस पे पॉइंट है तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल R इज इक्वल्स टू कैपिटल R एंड B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर बनाए हैं, यानी सरफेस पे भी निकाले हैं, एक्सिस पे भी निकाले हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमने बीच में भी निकाले हैं। अब बेटा आउटसाइड रहेगा तो क्या होगा? एक कंडीशन बची है ना, आउटसाइड रहेगा तो क्या होगा? तो आउटसाइड के लिए देखो क्या लिखा मैंने। सबसे पहले ये हो गया बीच में, एट एक्सिस, एट सरफेस, और लास्ट बना लेते हैं हम आउटसाइड। आउटसाइड के लिए जितना भी दूर रहेगा पॉइंट P, अगर यहां पे पॉइंट P है दूर, कितना डिस्टेंस? R डिस्टेंस, तो आपका आंसर आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई स्मॉल r।
म्यू 0 I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ऐसे ही आने वाला है इसी टेक्निक से। कैसे आने वाला है? तो बेटा यहां पे आउटसाइड के लिए बना के देखते हैं हम। तब तक क्या करो आप, तब तक आप इसको नोट कर लो। मैं आउटसाइड का डेरिवेशन आपको जस्ट 1 मिनट में समझा देता हूं। चलो हो गया होगा। अभी देखो हम आउटसाइड का बनाते हैं, डायग्राम यही रखते हैं, आउटसाइड का यहां पे बनाते हैं कि आउटसाइड के लिए क्या होने वाला है। तो फिर से देखो आउटसाइड के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल्स टू म्यू 0 I। अब आउटसाइड मान के चलो यहां पे है तो करंट कितना जाएगा भाई, करंट तो I ही जाएगा। क्यों? अरे आउटसाइड यानी ये बन जाएगा क्लोज लूप। आउटसाइड के लिए इस तरह से बन जाएगा आपका क्लोज लूप यानी एम्पीरियन लूप। इसके अंदर में करंट वाला कौन है? I ही है। अरे दूसरा करंट नहीं है ना, I ही करंट है। तो क्लोज लूप से I करंट ही जा रहा है। बड़े एम्पियर लूप से, बड़े एम्पेरियन लूप से करंट I ही जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? I ही जा रहा है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ BDL, DL यानी कितना हो जाएगा? DL यानी हो जाएगा 2 पाई r। अरे भाई डिस्टेंस अगर r है तो सरकमफरेंस 2 पाई r which is equals to म्यू 0 I। तो B is equals to आया है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। देखो क्या जरूरत है याद रखने की, कुछ नहीं है, सिंपल से फॉर्मूला है, 2 मिनट में आंसर आ जाते हैं। टेक्निक को समझो, कोई भी न्यूमेरिकल बना लेंगे अपन। तो इस तरह से टेक्निक थी जिसमें मैंने एम्पियर लॉ का यूज करके सॉलिड सिलेंडर में सेंटर में फील्ड कितनी है, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, ऑन दी सरफेस में फील्ड कितनी है और आउटसाइड में फील्ड कितनी है, ये मैंने आपको समझा दिया है, एकदम प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अच्छे से कंप्लीटली नोट कर दो ताकि हम पढ़ते हैं अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हॉलो सिलेंडर। चलो बेटा, तो हम अभी पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हॉलो सिलेंडर। सेकंड, हॉलो सिलेंडर। क्या है हॉलो सिलेंडर, देख लीजिए। देखो ये हो गया हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। ये हो गया है आपका हॉलो सिलेंडर। इस तरह से ये बन गया इसका एक्सिस। एक्सिस के बाद में 2 रेडियस बनेंगे, ए और बी। ए यानी इनर रेडियस और बी यानी आउटर रेडियस। अरे ए का मतलब है इनर रेडियस, तो बी का मतलब है यहां पे आउटर रेडियस, ठीक है। ए का मतलब है इनर रेडियस और बी का मतलब है आउटर रेडियस। फिर से वही काम करते हैं ना अपन, डबल। फिर से अभी करंट कहां से जाएगा? करंट सिर्फ हॉलो जो पाइप है ना वहां से जाएगा। अरे बीच में हवा है ना यार, बीच में से करंट कहां जाएगा? करंट सिर्फ जाएगा जो आउटर सरफेस है वहां से। जैसे इसकी आउटर कवरिंग है ना, बीच में से तो गैप है पूरा, ये बीच में पूरा गैप है, यहां से करंट नहीं जाएगा, सिर्फ आउटर कवरिंग से करंट जाएगा। करंट सिर्फ आउटर कवरिंग से जाएगा, बीच वाली गैप से नहीं जाएगा।
ठीक है, करंट जाएगा सिर्फ आउटर कवरिंग से, बीच वाले गैप से करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, अंदर वाले गैप से करंट नहीं जाएगा। देयरफॉर करंट फ्लोज थ्रू एरिया, कितना एरिया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, समझा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई निकला कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से आ रहा है। चलो ठीक है, फिर से अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट को बीच में ले लेता, यानी आर, बाकी इसके इनसाइड रहेगा, बाकी फिर आउटसाइड में रहेगा। सो लेट पॉइंट पी बी विदिन सरफेस, ठीक है, देयरफॉर आर जो रहेगा वो ए से बड़ा रहेगा और बी से छोटा रहेगा, बराबर ना, आर डिस्टेंस ए से बड़ा है और बी से, ये फंडा समझ में आ रहा है, विद इन सरफेस, सरफेस में है, यानी ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो इसका एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया, कितना एरिया बनेगा इसका, पाई, कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, अरे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा ना, यानी पाई निकला कॉमन, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एरिया। देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू, अब ये एरिया हो गया, अरे ये अंदर का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना बेटा हमेशा, ये देखो ना, माइनस करना पड़ेगा ना अंदर का एरिया, क्यों, हवा है ना उसमें, करंट थोड़ी ना है, उसमें करंट नहीं है, तो वो एरिया को माइनस करना पड़ेगा, पहले ही लिख के दिया मैंने यहाँ पे, तो इस एरिया को यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे कंसेप्ट को समझो, फील करो उसको, रट्टा मत मारो, रट्टा मारेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठंडे दिमाग से सोच के समझ के आराम से करना है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को समझते हो बनाना है, आराम से चुटकियों में आंसर बनने वाला है, रट्टा मारने की कोशिश करोगे फिर से तकलीफ होने वाली है, तो रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल समझना है इसको, चल क्या रहा है उसमें, करंट जब आउटर लेयर से है तो एरिया उसी का बनाऊंगा ना मैं, इसलिए उसका एरिया देखो माइनस कर रहा, अंदर वाली गैप का एरिया माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैप से करंट ही नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, गैप से करंट ही नहीं जा रहा, सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया अप टू पॉइंट पी तक वाला एरिया, ठीक है, तो ये कितना होगा, चलो यहां पे बनाते हम, वो कितना होगा, कितना होना चाहिए, आई डैश नाम दे दो उसको, आई डैश कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से आई जा रहा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कितना जा रहा, आई, तो बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कितना, तो ये बन गया आपका एरिया, यानी आई डैश इज इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया करंट, ठीक है, ये हो गया आपका करंट, इतना करंट वो रेडियस अगर पॉइंट लेता हो तो वहां से जाने वाला है। अब भाई इसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेंगी, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन, अरे जनरल वही फार्मूला है यार, क्या, म्यू जीरो इंटू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस लूप, अरे बीडीएल है ना वो, बीडीएल, ये है बीडीएल के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल विच इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डैश, यानी B इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो B आया है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी मिलती है, यानी सरफेस के बीच में अगर पॉइंट है तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, हमने ये फाइंड कर लिया है। जल्दी से इससे आप नोट कर लीजिए ताकि हम इसकी और कुछ कंडीशंस को समझ लेते हैं।
चलो, तो ये था फाइनल आंसर। इससे देखो सारी कंडीशंस को हम बना लेते हैं अभी। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन, पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस पे पॉइंट अगर है तो आर की वैल्यू 0। अरे बेटा, एक्सिस पे पॉइंट अगर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। ठीक है, एक्सिस पे पॉइंट अगर है, एक्सिस पे पॉइंट अगर होता है तो ये आर की वैल्यू 0 होती है, 0, है ना। तो इसीलिए डायरेक्टली b इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं, b इज इक्वल टू यहां पे 0 लेना है। तो ये है आपकी पहली कंडीशन। समझ में आ गई पहली कंडीशन? यहां पे जो है वो r की वैल्यू आपको 0 लेनी है, और जब r की वैल्यू 0 लिए, हमने किसकी वैल्यू लिए? जब r की वैल्यू 0 लिए, तो यहां पे सीधी सी बात है यार, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आने वाली है। चलो, ये हो गया। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट ऑन इनसाइड लेयर। इनसाइड लेयर, अंदर वाली लेयर पे अगर पॉइंट है तो r किसके बराबर बना? अंदर वाली लेयर पे अगर पॉइंट है तो r a के बराबर बना। अरे है ना रे, अंदर वाली लेयर पे अगर पॉइंट है तो r जो बना वो a के बराबर बना। और फिर b का फार्मूला μ0i अपॉन 2πa, है ना। μ0i अपॉन r a के बराबर हुआ ना, तो μ0i अपॉन 2πa। ब्रैकेट में क्या था? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, तो आंसर आया 0। अंदर वाली लेयर पे भी फील्ड 0 होती है, तो नोट करो जल्दी, अंदर वाली लेयर पे भी फील्ड 0 होती है। तो अंदर वाली लेयर पे भी यहां पे फील्ड 0 हो गई। उसके बाद में तीसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, आउटर लेयर पे कितना होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम लोग देख रहे हैं अभी, आउटर लेयर पे क्या होने वाला है। तीसरी कंडीशन, पॉइंट ऑन आउटर लेयर। आउटर लेयर पे क्या है? तो आउटर लेयर में r इज इक्वल टू बी के बराबर। r किसके बराबर है? b के बराबर है। चलो सॉल्व करो, तो b इज इक्वल टू μ0i अपॉन 2πb, अरे डिस्टेंस b हो जाएगा ना, तो μ0i अपॉन 2πb, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कट गया, तो b इज इक्वल टू आया है μ0i अपॉन 2πb। ये कहां पे था? आउटर लेयर पे था। ठीक है, तो ये हो गया आउटर लेयर पे। उसके बाद में बात चल रही है हमारी, पॉइंट अगर आउटसाइड में है तो क्या होगा। लास्ट कंडीशन कि पॉइंट अगर आउटसाइड में है तो क्या होगा। इसको इरेज कर लेते, जगह नहीं थी यहां पे। तो लास्ट कंडीशन, पॉइंट P इज आउटसाइड। आउटसाइड के लिए फिर से वही फंडा, b इंटू 2πr, अरे r डिस्टेंस आउटसाइड विच इज इक्वल टू μ0 i डैश लेंगे क्या, पूरा करंट I, यानी b इज इक्वल टू μ0i अपॉन 2πr। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हमने एम्पियर लॉ पढ़े। एम्पियर लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़े, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, जिसमें वैरायटी ऑफ कंडीशंस को हमने देखे हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के कुछ क्वेश्चंस लेके। तब तक के आप इसको घर में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।